Hello and good morning everyone. I welcome you all at Uverse IS. I hope everyone is doing well. So today is 15th July 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF, join Telegram channel Eduverse IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. तो आज के जो टॉपिक्स हैं एक बार हम देख लेते हैं. पहला आर्टिकल है कर्नाटका टू रिलीज 8,000 क्यूसेक ऑफ कावेरी वाटर डेली टू तमिलनाडु. तो यहाँ पर कावेरी वाटर डिस्प्यूट के बारे में वैसे तो आप लोगों ने यहाँ पर सुना ही होगा, आज हम इसमें फिर से एक बार डिस्कस करेंगे. सेकेंड आर्टिकल है हमारा द प्रॉब्लम विद द कर्नाटका गिग वर्कर्स बिल. यहाँ पर कर्नाटका जो स्टेट है अभी हाल ही फिलहाल में गिग वर्कर बिल लेकर आई है, तो इसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स है इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. थर्ड आर्टिकल है हमारा द यूनियन गवर्नमेंट्स रीन ऑन फाइनेंशियल ट्रांसफर टू डिफरेंट स्टेट्स. यहाँ पर किस तरीके से जो रेवेन्यू होता है स्टेट्स को ट्रांसफर किया जाता है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसमें क्या क्या मतलब कि किस तरीके से चीज़ें रही हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. And the last one is जगन्नाथ टेम्पल इन पुरी ओपन आफ्टर 46 ईयर. तो जगन्नाथ टेम्पल पुरी का जो ट्रेजर था, जैसे भंडार कह सकते हैं हम, धन भंडार, तो वो आफ्टर 46 ईयर्स के बाद क्या हुआ, ओपन किया गया. तो उसमें हम थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए पहला आर्टिकल आपका यहाँ पर क्या आता है, ट्रेजरी ऑफ जगन्नाथ टेम्पल इन पुरी ओपन आफ्टर 46 ईयर. तो देखिए इस 1978 में इन्वेंट्री था जिसको हम रत्न भंडार के नाम से भी जानते हैं. इस भंडार में 128.38 kg ऑफ गोल्ड एंड 221.53 kg ऑफ सिल्वर के ऑर्नामेंट्स हैं. यहाँ पर बहुत सारे इस भंडार को लेकर ये डिस्प्यूट था, बैटल्स था, कंट्रोवर्सीज थी, बहुत सारी चीज़ें थी. अब इसको फाइनली क्या किया गया है, संडे को इसे ओपन किया गया है. ठीक है. सो इन अकॉर्डेंस विद द डिवाइन विल लॉर्ड श्री जगन्नाथ द रत्न भंडार वॉज ओपन आफ्टर 46 ईयर्स लॉन्ग. आई सिंसियरली होप टू सक्सेस दिस मॉन्यूमेंटल इंडेवर. तो यहाँ पर आफ्टर 46 ईयर्स बाद इसको क्या किया गया है, ओपन किया गया. नाउ नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल कर्नाटका टू रिलीज 8,000 क्यूसेक ऑफ कावेरी वाटर डेली टू तमिलनाडु. देखिए यहाँ पर क्या था, कावेरी वाटर डिस्प्यूट. कावेरी रिवर आपकी कर्नाटक स्टेट से यहाँ पर इसका ओरिजिन होता है और ये फिर कहाँ जाती है, आपकी तमिलनाडु में जाती है. इसमें तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये आ रही थी, जो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कर्नाटक स्टेट है और ये तमिलनाडु है. प्रॉब्लम ये आ रही थी, डिस्प्यूट ये था कि देखिए ये कर्नाटक क्या हो गया, आपका अपर रायपेरियन स्टेट हो गया और ये लोअर रायपेरियन स्टेट हो गया. अब पानी है, पानी तो सबको चाहिए, तो क्या होता है कई बार जो अपर रायपेरियन स्टेट्स होते हैं यहाँ पर अगर वो डैम वगैरह कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, कोई रिजर्वॉयर, ये सारी चीज़ें, तो इससे जो पानी का वाटर का फ्लो होता है वो कम हो जाता है और वाटर मतलब जो लोअर रायपेरियन स्टेट्स होते हैं इसमें कम जाता है. ठीक है. लेकिन अभी क्या हुआ है, आप पहले कंटेक्स्ट समझिए, फिर इस डिस्प्यूट को हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे. इसमें अभी कर्नाटक स्टेट ने ये कहा है कि वो 8,000 क्यूसेक ऑफ वाटर डेली तमिलनाडु में यहाँ पर क्या करेंगे, रिलीज करेंगे. इतना क्लियर हुआ. चलिए अब हम बात करते हैं कावेरी रिवर की. पहले कावेरी रिवर को हम, ये आपकी लार्जेस्ट रिवर है स्टेट की और कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तलक्का कावेरी. ठीक है. इसको हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं. जिस तरीके से आपकी नॉर्थ में मेन गंगा है, इसको हम दक्षिण गंगा कहते हैं क्योंकि दक्षिण में है ये. इसका ओरिजिन है कावेरी रिवर का. एक फेमस पिलग्रिमेज और आपका टूरिस्ट स्पॉट भी है जिसको हम ब्रह्मगिरी हिल्स के पास यहाँ पर पाया जाता है. ट्रिब्यूटरीज आपको यहाँ पर कावेरी रिवर की पूरी याद करनी है. अब हम डिस्प्यूट के बारे में बात करते हैं. डिस्प्यूट क्या है, ये डिस्प्यूट आज का डिस्प्यूट नहीं है, ये डिस्प्यूट आपका 1892 का है, हमारे आज़ादी से पहले का है, इंडिपेंडेंस से पहले का है, जब यहाँ पर प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास और प्रिंसली स्टेट ऑफ मैसूर था. सो 1892 में क्या होता है, यहाँ पर ये डिस्प्यूट अराइज होता है, फिर धीरे धीरे चलता है. देन यहाँ पर एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है कि 1892 में 1924 में यहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन होता है. क्या होता है, एक एग्रीमेंट साइन होता है विच वॉज वैलिड फॉर 50 ईयर्स. कितने साल के लिए वैलिड होता है, 50 सालों के लिए यहाँ पे वैलिड होते हैं. इसमें एक्चुअली ये होता है कि अगर जो अपर रायपुर स्टेट है वो कुछ काम करता है तो तमिलनाडु को, मतलब जो आज के टाइम पे तमिलनाडु स्टेट है, उनसे यहाँ पर कंसेंट लेना होगा. अब 1974 में ये आपका जो एग्रीमेंट है वो लैप्स हो गया क्योंकि उसके टाइम पीरियड ओवर हो गया. अब यहाँ पर क्या होने लगा, कर्नाटक जो है कावेरी वाटर का, ये जो कावेरी वाटर है इसको डाइवर्ट करने लगे. वहाँ पर वो रिजर्वॉयर्स और ये सारी चीज़ें यहाँ पे बनाने लगे और उन्होंने तमिलनाडु का यहाँ पे कंसेंट भी नहीं लिया. यहीं से क्या होता है, आपका फिर से डिस्प्यूट अराइज हो जाता है.
फिर गवर्नमेंट यहाँ पर गवर्नमेंट की बात करते हैं, फिर गवर्नमेंट यहाँ पर ऑर्डर को नोटिफाई करते हैं कि यहाँ पर ऑन द डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास भी पूरा केस चला जाता है, क्योंकि बहुत ही पुराना डिस्प्यूट है और अभी भी दोनों स्टेट्स के बीच में ये एक मेजर इशू बना हुआ है। तो ये स्पेशल पिटीशन फाइल की गई तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट विद द स्पेशल लीव पिटीशन अंडर आर्टिकल 136। अंडर आर्टिकल 136 के तहत तमिलनाडु गवर्नमेंट ने किसको अप्रोच किया? सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया। तो द तमिलनाडु गवर्नमेंट हैड अप्रोच द कोर्ट बिकॉज कर्नाटका गवर्नमेंट वॉज नॉट फॉलोइंग अवार्ड ऑफ द ट्रिब्यूनल। तो यहाँ पर पहले ट्रिब्यूनल भी कॉन्स्टिट्यूट किए गए और ट्रिब्यूनल के द्वारा यहाँ पर कुछ ऑर्डर भी दिए गए, लेकिन उसको यहाँ पर कर्नाटक की जो गवर्नमेंट थी वो फॉलो नहीं कर रही थी। दैट इज वाई तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया। ठीक है, तो अंडर आर्टिकल 136 सुप्रीम कोर्ट क्या है? आपकी हाईएस्ट अपेलेट कोर्ट है। ओके, फिर 2018 में एक जजमेंट आती है। जजमेंट के थ्रू यहाँ पर कोर्ट क्या डिक्लेयर करता है कि कावेरी इज अ नेशनल एसेट है एंड इट लार्जली अपहेल्ड द वाटर शेयरिंग अरेंजमेंट फाइनलाइज्ड बाय CWDT। ओके, अब देखिए कावेरी वाटर के बारे में आप देख लीजिए। कावेरी रिवर ये आपकी कर्नाटक से ओरिजिनेट होती है और ये तमिलनाडु में यहाँ पर जाती है। इसमें मेनली 3 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी आपकी इन्वॉल्व है। कौन कौन सी? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, और यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं तो पुडुचेरी आपकी आ जाती है। इतना क्लियर हुआ आपको? अब हमारे क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन है? तो हाँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 262 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को कहीं ना कहीं ये अंदाजा था, पता था कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स यहाँ पर अराइज होंगी, तो हमने इसके लिए प्रोविजन डाला था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सो आर्टिकल 262 यहाँ पर क्या किससे रेट करता है? इंटर स्टेट रिवर वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट। इतना क्लियर हुआ आपको? यहाँ पर तो पार्लियामेंट क्या कर सकती है? यहाँ पर लॉ बना सकती है, ऐसा कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो जिसके तहत वो कंट्रोल कर सकते हैं वाटर को बिटवीन द इंटर स्टेट। ओके, और पार्लियामेंट यहाँ पर लॉ के थ्रू ये भी प्रोवाइड कर सकता है कि कोई भी कोर्ट का यहाँ पर इंटरवेंशन नहीं होगा। वो क्या कर सकते हैं? अपने तहत ट्रिब्यूनल वगैरह कॉन्स्टिट्यूट करके ये जो डिस्प्यूट होगा उसको रिजॉल्व करेंगे। I hope this one is clear to you. Okay, now next move करते हैं. So the next article here is the problem of with the Karnataka gig workers bill. देखिए, ये आर्टिकल पॉलिटिकल आर्टिकल है, ये भी पॉलिटिकल आर्टिकल है और ये भी पॉलिटिकल आर्टिकल है, जो कि हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है इतने। हम बात करते हैं यहाँ पर कर्नाटका गिग वर्कर्स की। देखिए, ऑलरेडी हमने इस आर्टिकल को डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, कि गिग वर्कर्स क्या होते हैं। आप लोगों को यहाँ पर किसी आप कंपनी में काम करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, तो वहाँ क्या होता है? आपको हायर करने वाला एक पर्सन होता है, वो XYZ पर्सन आपको क्या करता है? हायर करता है कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करिए। ठीक है, तो आप उसके क्या हो जाते हैं? एम्प्लॉय होते हैं। क्या होते हैं? आप उसके एम्प्लॉय होते हैं और वो क्या होता है? एम्प्लॉयर होता है, क्योंकि उसने हमें जॉब दी है, हम उसके एम्प्लॉय हैं क्योंकि हमें एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत थी। ये 3 वर्ड्स आपको क्लियर हुए? ठीक है, जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो हमारे पास कुछ सोशल सिक्योरिटीज़ होती हैं। किस तरीके की सोशल सिक्योरिटीज़? फॉर एग्जाम्पल, आपको वीक में 1 दिन का छुट्टी भी मिलता है, हॉलीडे मिलता है, वीक ऑफ मिलता है। ठीक है, 1 दिन 2 दिन, वो जो भी प्रोविज़न है। ठीक है, साथ साथ यहाँ पे आपका जो प्रोविडेंट फंड होता है, आपकी सैलरी से कुछ ना कुछ कट होता है, फिर आपको वो एट द एंड में वो प्रोवाइड किया जाता है, या फिर जब भी आपको इमरजेंसी होती है तो आप उसको निकाल लेते हैं। थर्ड, यहाँ पर क्या है? आपको एक प्रॉपर मतलब प्लेस दिया जाता है जहाँ पर रहकर आप क्या करते हैं? काम करते हैं। ठीक है, फोर्थ हुआ आपका यहाँ पर इंश्योरेंस वगैरह, यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इस तरीके की चीज़ें भी आपको क्या की जाती हैं? यहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, साथ में ही फिर आप देखेंगे यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा हॉलीडेज भी होते हैं, डे ऑफ होते हैं। लाइक आप डे ऑफ ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ऑर्गेनाइजेशन में साल में आप 10-12 इस तरीके के डे ऑफ ले सकते हैं, जिसका यहाँ पर आपकी जो सैलरी होगी वो कट नहीं होगी। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा यहाँ पर डे ऑफ लेते हैं तो फिर आपकी सैलरी से वो कट होने लगेगा। तो ये क्या है? आपकी सोशल सिक्योरिटी। अब हम बात करते हैं गिग वर्कर्स। गिग वर्कर्स में क्या होता है? हम कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर क्या करते हैं? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के साथ यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर जो एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होता है, दैट इज नॉट हियर इन रिस्पेक्ट टू गिग वर्कर्स। तो आई होप आपको इतना क्लियर होगा कि गिग वर्कर्स के रिस्पेक्ट में ऐसा यहाँ पर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का कोई भी रिलेशन नहीं होता है। तो ये जो सोशल सिक्योरिटीज होती हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल फॉर गिग वर्कर्स। ये आपको क्लियर हुआ? इसी के चलते यहाँ पर क्या होता है? महाराष्ट्र की गवर्नमेंट एक बिल लेकर आती है और कर्नाटक की गवर्नमेंट भी अब एक बिल लेकर आई है। ठीक है, तो सॉरी, नॉट महाराष्ट्र, राजस्थान। तो राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर रेगुलेशन एंड वेलफेयर एक्ट 2023, दोनों बिल में, दोनों एक्ट में यहाँ पर हमें एक कॉमन थिंग क्या थी? ये थी कि हम क्या करेंगे?
एक वेलफेयर बोर्ड को स्टैब्लिश करेंगे। क्या करेंगे? वेलफेयर बोर्ड को यहाँ पर स्टैब्लिश किया जाएगा। ये जो वेलफेयर स्कीम जो कि यहाँ पर जो गिग वर्कर्स के लिए वेलफेयर स्कीम्स क्या करेगी? लेकर आएगी, उनको प्रोवाइड करेगी। लेकिन सबसे बड़ा जो इशू ये है कि हम बात करते हैं जो इंस्टीट्यूशनल सोशल सिक्योरिटी होती है, बेनिफिट्स होते हैं, लाइक मैटरनिटी बेनिफिट्स होते हैं रेगुलर वर्कर्स को जो यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो दैट इज़ नॉट अवेलेबल टू दैम, है ना। इवन यहाँ पर ये भी कहा गया है कि जो गिग वर्कर्स हैं उनको एग्रीगेटर्स कहा गया, उन्हें वर्कर्स नहीं कहा गया। अगर हम उन्हें वर्कर्स कहेंगे, एम्प्लॉय कहेंगे, तो क्या होगा? यहाँ पर एम्प्लॉय कहने से यहाँ पर जो हमारे कोड होते हैं, कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी, और यहाँ पर जो एम्प्लॉय मतलब कोड ऑन वेज, और जो हमारे लेबर कोड्स होते हैं जिसके तहत उन्हें ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, वो यहाँ पर उनको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। इवन जो यूके गवर्नमेंट की बात करते हैं, यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं, यूके की जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने ये ऑर्डर दिया है, मतलब उनका ये रूलिंग है कि जो ऊबर एम्प्लॉयर हैं उनको जितने भी एग्जिस्टिंग लेबर लॉज हैं, है ना, तो वो सारे क्या होंगे? ऊबर ड्राइवर्स के लिए यहाँ पर अप्लाई होंगे। अब फॉर एग्जांपल कोई ऊबर ड्राइवर है, रात में हम ने कैब को क्या किया? बुक किया, सारी चीज़ें की, खुदा ना खास्ता करे ऐसा कभी हो किसी के साथ, लेकिन क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया। और होते भी हैं बहुत सारे, हमें ऐसे एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए फिर यहाँ पर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? कौन उनके लिए यहाँ पर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन्वॉल्व है। तो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पे क्लियर होगा, इसमें ज़्यादा आपको इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल हम बात करते हैं, द यूनियन गवर्नमेंट्स रीन ऑन फाइनेंशियल ट्रांसफर टू डिफरेंट स्टेट। तो यहाँ पर अब तक हम रीन देख रहे हैं कि किस तरीके से यूनियन गवर्नमेंट फाइनेंस का ट्रांसफर करती है डिफरेंट स्टेट्स में। देखिए, जब तक जीएसटी नहीं लगा था उससे पहले क्या था? हर एक स्टेट में अपने अपने अकॉर्डिंग वो क्या करते थे? टैक्स के थ्रू रेवेन्यू को जनरेट करते थे। लेकिन जब से आपका जीएसटी आ गया है, तब से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि मतलब यहाँ पर क्या होता है आपका, मेनली जो यूनियन गवर्नमेंट है वो यहाँ पर ट्रांसफर करती है पैसा, किसको? स्टेट गवर्नमेंट्स को। ठीक है, सो अभी एक्चुअली यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि जो फाइनेंस कमीशन 14th फाइनेंस कमीशन अवार्ड पीरियड 15-16 द यूनियन गवर्नमेंट हैज बीन रिड्यूसिंग फाइनेंशियल ट्रांसफर टू स्टेट। 14th फाइनेंस कमीशन से क्या देखने को मिल रहा है कि जो फाइनेंशियल ट्रांसफर है टू द स्टेट, यूनियन गवर्नमेंट उसको धीरे धीरे क्या कर रही है? रिड्यूस कर रही है ना। जो हमें मान लो 52% मिलना चाहिए था, तो 52% का भी यहाँ पर उससे भी कम हमें क्या हो रहा है? 41% ही क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है मनी का। इतनी चीजें आपको क्लियर हुई। अब देखिए, जो टैक्स यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है, जीएसटी वगैरह सारी चीजें हैं, ये सारा आपका कहाँ जाता है? कंसोलिडेटेड फंड में जाता है। अब आप लोगों ने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा टैक्स की बात सुनी है, लाइक आपका जो सेस होता है और यहाँ पे सर्च चार्जेस लगाए जाते हैं, इनके थ्रू जो ये टैक्स कलेक्ट होता है, ये आपका कंसोलिडेटेड फंड में नहीं जाता है। ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ये क्या होता है? कंसोलिडेटेड फंड में नहीं जाता है, ये पूरा सेंटर के पास रहता है। और सेंटर गवर्नमेंट इज नॉट लायबल, यूनियन गवर्नमेंट हमारी लायबल नहीं होती कि ये जो टैक्स है इसको क्या किया जाए? यहाँ पर स्टेट्स के साथ यहाँ पर शेयर किया जाए। ठीक है, तो ये पूरा, इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा अब बहुत ज्यादा सेस और सरचार्जेस भी यहाँ पर लगाए जाते हैं। तो इस टाइम पे हमें दिख रहा है कि इसका जो कलेक्शन है वो बहुत ज्यादा आपका बढ़ रहा है। अब हम बात कर रहे थे किसकी? फाइनेंस कमीशन की। तो फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो कि रिकमेंडेशन देती है कि किस तरीके से यहाँ पर टैक्स रेवेन्यू का टैक्स बिटवीन द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट और जो स्टेट देमसेल्व्स, किस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होना है। इसको यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हर 5 साल में क्या होता है? इसको यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। इतना आपको यहाँ पर क्लियर हुआ? इसकी ड्यूटी आप सभी को पता है कि इनकी ड्यूटी होती है रिकमेंडेशंस देना प्रेसिडेंट को कि किस तरीके से यहाँ पर जो टैक्स का रेवेन्यू है उसको स्टेट के बीच में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसके कुछ क्राइटेरियाज भी होते हैं, है ना। क्राइटेरियाज की बात कर लें, किस तरीके से, लाइक इनकम डिस्टेंस, पॉपुलेशन की बेसिस पर एरिया कितना है स्टेट का, फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट इकोलॉजी, डेमोग्राफिक जो परफॉर्मेंस है, तो इन सारे बेसिस पर, ये इन क्राइटेरिया के बेसिस पर क्या होता है, आपकी जो फाइनेंस कमीशन होती है यूनियन गवर्नमेंट को रिकमेंड करती है कि आपको इतना परसेंटेज इस स्टेट को इतना यहाँ पर देना है। ये जो रिकमेंडेशंस है ये बाइंडिंग नहीं होती, ये आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है, ये जो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस होती हैं वो गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती हैं। ओके, तो इतना आपको यहाँ पे क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पर एक पॉपुलेशन, ये बहुत बड़ा आपका पॉइंट बना हुआ था। सदर्न और नदर्न स्टेट, जो सदर्न स्टेट्स है उनका कहना ये था कि जब हमने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, लेकिन इसकी वजह से हमें ही नुकसान हो रहा है। हमें जितना यहाँ पर रेवेन्यू मिलना चाहिए, सारी चीजें मिलनी चाहिए, वो हमें नहीं मिल रही है।
ओके तो आई होप आपको यहाँ पर ये क्लियर होगा ये आर्टिकल। सो आज के न्यूज़पेपर में इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल डे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।